जेल के अंदर से ही किसी शख्स ने कोई इस मामले में सहूलतकारी की हो। बहुत ऑब्वियस है, बड़ा खुला है जो कुछ हो रहा है इस वक्त। लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात है, उन्हें फील्ड भी नहीं दी जा रही है। उनके लिए सिर्फ मुश्किलात ही क्रिएट किए गई हैं। भले वो बाद में मुश्किलात किसी हद तक दूर होने में वो कामयाब कर लेते हैं, वो एक अलग बात है। कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है इंतजामिया की तरफ से भी और इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी। इमरान खान साहब की सियासत का मैं क्या अहाता करूँ, कोई किताब भी लिख सकती हूँ पूरी उसके ऊपर। तो ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो आपको होपलेस कर रहे होते हैं, जो आपको डिसअपॉइंट कर रहे होते हैं, जो आपको सिर्फ डार्क शेड नजर आ रहे होते हैं लाइफ के भी और सिस्टम के भी। वहीं पर उम्मीद की किरण भी कहीं ना कहीं रोशन होती है। तो जहां अगर आपको 90% ऐसे लोग मिलेंगे कि जो इमरान खान साहब का साथ छोड़ के जा रहे हैं, तो वहाँ 10% ऐसे भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वफाक नज़ीर। प्रोग्राम शार्प एनालिसिस में खुशामदीद। प्रोग्राम की डिस्कशन में आज हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ अगर अपने इंतखाबी निशान से महरूम होती है तो इसका कितना इम्पैक्ट होगा। सेनेट में इंतखाबात इल्तवा की करारदाद जो मंजूर हुई, PTI सेनेटर्स ने उसकी हिमायत की, जबकि उनका मौक़िफ़ था कि इलेक्शन बर वक्त होने चाहिए। तो इसकी क्या वजह है? इसके अलावा उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी बड़ी तादाद में पहले मुस्तरद हुए, अब मंजूर हो रहे हैं। क्या ROs की ट्रेनिंग ठीक नहीं हुई? क्या वजह है इसकी? इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा कल के दोस्त, आज के हरीफ नून लीग और पीपल्स पार्टी के सियासी मुस्तकबिल पर भी बात करेंगे, तज्जिया लेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार समीना पाशा साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैडम, पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी वेलकम। मैडम, तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान अगर बहाल नहीं भी होता तो इसका कितना फ़र्क पड़ेगा? वोट तो लोगों ने इमरान खान साहब के नाम पे डालना है। बिल्कुल, आप एक तरफ से तो ये बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरे नज़दीक फिर भी इसका नुकसान होगा। उसकी वजह यह है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी छोटी जमात से इल्हाक कर लेती है, जैसे मिसाल के तौर पर वो कलम दवात के निशान पर ही अपने तमाम उम्मीदवारों को लड़ा देती है इलेक्शन, या मौलाना शिरानी साहब भी उनको ऑफर कर चुके हैं, उनकी जमात से कोई उनका इंतखाबी इत्तेहाद हो जाता है और उनके निशान से वो इलेक्शन लड़ लेते हैं, तो फिर तो एक मुख्तलिफ सूरत हाल है कि तमाम उम्मीदवारों के पास एक ही निशान होगा। तो चलिए फिर तो ठीक है, उन्हें मखसूस नशिस्तें भी मिल जाएंगी और एक निशान को लोगों तक पहुंचाना, मैसेज को पहुंचाना कि जी अब बल्ले का निशान नहीं है, अब ये जी कलम दवात का निशान है, या जी अब ये चिराग का निशान है, ये दवात का निशान है, ये बॉल का निशान है, जो भी निशान है, तो कोई एक निशान हो उसको तो आप जल्दी से पब्लिसिटी कर सकते हैं। लेकिन अगर PTI किसी छोटी जमात से इंतखाबी इत्तेहाद नहीं करती और उनके तमाम उम्मीदवारों को आज़ाद इलेक्शन लड़ना पड़ता है, तो फिर उसका PTI को काफ़ी नुकसान होगा। उसकी दो वजूहात हैं। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों से हाथ धोना पड़ेंगे, और दूसरी उसकी वजह ये है कि हर जब आज़ाद उम्मीदवार का अपना निशान होगा तो फिर लोगों में बड़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी कि कौन सा असल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार है और कौन सा नहीं। मिसाल के तौर पर एक हलके में अगर 5 आज़ाद उम्मीदवार हैं खड़े हुए, तो कौन सा उसमें से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार है, ये कंफ्यूज करेगा वोटर सपोर्टर को। हर कोई जाके अगर यही कह दे कि मैं भी PTI का उम्मीदवार हूँ, मैं भी PTI का उम्मीदवार हूँ, तो लोगों के लिए ये आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे नज़दीक ये कन्फ्यूजन भी होगा और उसकी वजह से ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतासिर भी होगी। और फिर तीसरा जो इसमें एक अहम नुक्ता है वो ये कि अगर ये तमाम लोग आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जीत कर किसी भी तरह असेंबली में पहुंच भी जाते हैं, तो बाद में भी उनको मैनेज करना बड़ा आसान होगा। इसलिए कि जब वज़ीर आज़म का इंतखाब होता है तो उसमें जो पार्टी पॉलिसी के तहत जो लोग आए होते हैं वो तो पाबंद होते हैं कि उन्होंने जो पार्लिमानी पार्टी मुकर्रर करती है कि जी इसको वोट देना है, उसी कैंडिडेट को वोट देना होता है। लेकिन जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़के आए होते हैं वो आज़ाद होते हैं, वो किसी के साथ भी जा सकते हैं। तो ऐसी सूरत में जीते हुए आज़ाद उम्मीदवारों को, इस्टेब्लिशमेंट को मैनेज करना या किसी भी और को मैनेज करना कोई इतना ज़्यादा मुश्किल काम होगा। हॉर्स ट्रेडिंग आप उरूज पे देखेंगे। तो ये जो आज़ाद उम्मीदवारों के साथ लड़ना है या बैट का निशान जाना है, ये इतना छोटा मामला नहीं है, इसके बहुत दूररस असरात होंगे। मैडम, इमरान खान का दी इकोनॉमिस्ट में जो आर्टिकल छपा, इसका सोर्स काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा, तो इस पर क्या कमेंट करेंगी आप? देखिए, इसके ऊपर मैं तो हतमी तौर पे कुछ इसलिए नहीं कह सकती कि जब तक मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं इस पर क्या बात करूं। लेकिन ये कोई इतना इसलिए रॉकेट साइंस भी नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग बहरहाल जेल में आ जा रहे हैं, आमदोरफ्त हो रही है, और वकला भी आते जाते हैं खान साहब के, वो मुशावरत के लिए भी जा रहे हैं इलेक्शन के मामलात पर, टिकट के मामलात पर। फिर ये भी हो सकता है कि जेल के अंदर से ही किसी शख्स ने कोई इस मामले में सहूलतकारी की हो, तो इसलिए ये पॉसिबल हो सका। तो ये तो अब ज़ाहिर है कोई इन्वेस्टिगेशन करेगा तो पता चलेगा। मैडम, ऐवान बाला ने इंतखाबात इल्तवा की करारदाद को मंजूर किया, तो PTI सेनेटर्स ने उसकी हिमायत की, जबकि उनका मौक़िफ़ था कि इलेक्शन बर वक्त होने चाहिए। तो इसकी क्या वजह लगती है आपको? नहीं,
पीटीआई ने इसकी हिमायत नहीं की है। पहली बात तो ये कि पीटीआई के सिर्फ 2 ही सेनेटर या शायद एक ही कोई सेनेटर मौजूद थे उस वक्त जब ये करारदाद जो है वो पेश की गई है, और बाकी लोग तो क्योंकि टोटली 14 या 12-13 मेंबर थे जो उस वक्त मौजूद थे सेनेट में, तो उनमें से पीटीआई का भी शायद कोई एक आधी था जो मौजूद था। उसके बाद दूसरी बात ये कि वो जब करारदाद पेश की गई है तो उस वक्त उन्होंने हिमायत नहीं की, वो खामोश रहे हैं, लेकिन फिर उसके बाद जब दूसरी दफ़ा करारदाद पेश की गई है तो उन्होंने मुखालफत भी की है, और जब सेनेटर अफनानुल्लाह ने इसके ऊपर तकरीर की और इसको अपोज किया तो उस वक्त उन्होंने सेनेटर अफनानुल्लाह का साथ भी दिया। तो आप कह सकते हैं कि पीटीआई ने भी इसकी मुखालफत ही की है, चूँकि वहाँ पर बंदा ही अगर एक था तो फिर उसका बेचारे का शोर शराबा इतना रजिस्टर नहीं हुआ उस तरह। मैडम, पीटीआई को मुयस्सर लेवल प्लेइंग फील्ड और उन पर होने वाले मुजालिम पर क्या कमेंट करेंगी आप? नहीं, ये तो मेरे कहने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई भी आंख रखने वाला देख सकता है कि इस वक्त क्या हो रहा है। बहुत ऑब्वियस है, बड़ा खुला है जो कुछ हो रहा है इस वक्त, और लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात है, उन्हें फील्ड भी नहीं दी जा रही है। हम देख सकते हैं कि जिस तरीके से हर मामले पर, इलेक्शन प्रोसेस के हर मरहले पर उनके लिए सिर्फ मुश्किलात ही क्रिएट किए गई हैं, भले वो बाद में मुश्किलात किसी हद तक दूर होने में वो कामयाब कर लेते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन बहरहाल कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है इंतज़ामिया की तरफ से भी और इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी कि उनके लिए हर तौर पर मुश्किलात ही मुश्किलात हैं इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस में। इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो पहला मरहला था, जिस तरीके से उम्मीदवारों के कागजात छीने जा रहे थे, उन्हें पहुंचने नहीं दिया जा रहा था आरओज़ के ऑफिस, फिर किसी ना किसी तरह अगर ये सब मैनेज हुआ तो बड़ी तादाद में थोक के हिसाब से उनके कागजात मुस्तरद कर दिए गए। जब इतने बड़ी तादाद में कागजात मुस्तरद हुए तो फिर वो अब अपीलेट ट्रिब्यूनल्स में धक्के खा रहे हैं, तो वहाँ पर उन्हें काफ़ी हद तक रिलीफ मिल रहा है। अब काफ़ी लोगों के कागजात जो हैं अब मंजूर होते चले जा रहे हैं, तो वो भी एक चीज़ है। फिर उसके बाद बैट का निशान छीना जा रहा है, फिर उन्हें जलसा नहीं करने दिया जाता, उन्हें कोई कन्वेंशन मुनक्किद नहीं करने दिया जाता। केपी में उन्होंने 1-2 कन्वेंशन ज़रूर मुनक्किद किए, लेकिन पंजाब में बिल्कुल कोई गैदरिंग नहीं होने दी जाती। हत्ता कि कोई अगर इस सिलसिले में कदम भी उठाता है या कोई कोशिश भी करता है तो उनकी गिरफ्तारियां शुरू कर दी जाती हैं। अभी तक उनके बहुत सारे उम्मीदवारों को थ्रेट कॉल्स आ रही हैं कि आप दस्तबरदार हो जाएं, आप छोड़ दें पीटीआई को। अभी भी हम देख रहे हैं कि लोगों का कोई ना कोई किसी ना किसी का स्टेटमेंट आ जाता है कि जी मैं पीटीआई छोड़ रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें इतनी ओपन है कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है या उसके लिए आपको कोई बहुत तजर्बाकारी की ज़रूरत नहीं है समझने के लिए। कोई भी आम शख्स भी ये समझ सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर सूरत रास्ता रोका जा रहा है और उन्हें किसी किस्म की कोई फील्ड ही मैसर। मैडम, जैसे आपने बात की बड़ी तादाद में कागजात पहले मुस्तरद हुए तो अब मंजूर हो रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है? क्या आरओज़ की ट्रेनिंग ठीक नहीं हुई? क्या लगता है आपको? देखिए, जो आज अगर आप मुख्तलिफ कोर्ट के जज साहिबान के रिमार्क्स देखें तो उससे आपको पता चल जाता है, नंबर 1 ये कि आरओज़ बहुत ही निकम्मे और नाअहल हैं, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से फैसले आए हुए हैं इवन कॉमा तक नहीं उन्होंने चेंज किया। यानी एक तो होता है कि आप अपनी जहन और सोच से एक फ़ैसला दे रहे हैं कि भाई मेरे नज़दीक इसमें ये मसला है तो मैं ये कागज़ मुस्तरद करता हूँ, तो आपको उसका कम अज़ कम एक रीज़न लिखना पड़ता है कि भाई इस वजह से मैंने किए हैं। जो सूरत हाल आ रही है ये कि अगर मेरे कागज़ आए हैं तो उसके ऊपर भी वही रीज़न लिखा हुआ है, किसी दूसरे का कागज़ आए हैं उसके ऊपर भी वही रीज़न लिखा हुआ है, जो तीसरे के कागज़ आए हैं उस पर भी वही रीज़न लिखा हुआ है। और उससे भी ज़्यादा मज़े की बात यह है कि उन तमाम रीज़न्स लिखने में एक कॉमा या फुल स्टॉप भी चेंज नहीं किया जा रहा, जिससे ये तासुर तकवीयत पकड़ता है कि ये आरओज़ ने खुद से नहीं लिखा हुआ, बल्कि शायद एक ही किसी टाइप राइटर ने एक कॉपी भेज दी है कि भाई इस तरह के आपने लिखने हैं फ़ैसले, तो सब ने वही ठक छक 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 छाप दिए हैं। तो ये इस तरह की सूरत हाल है। दूसरी बात यह है कि ये इतने वीक ग्राउंड्स पर मुस्तरद किए गए थे कि सबको ही मालूम था कि ये तमाम जो फैसले हैं उनमें से कम अज़ कम नहीं तो 80-90% जो फैसले हैं वो रिवर्स हो जाएंगे और कागजात मंजूर हो जाएंगे। यानी वो इतने वीक बेसिस पे रिजेक्ट किए गए थे कागजात कि वो पॉसिबल ही नहीं था कि वो स्टे कर सकते कोर्ट ऑफ लॉ में। और यही हमने देखा भी है कि जब आज मुख्तलिफ बेचारे जज साहिबान कागजात की जांच पड़ताल जो हो रही थी, आरओज़ को भी बुला रहे थे, तो बाज़ जगहों पे तो कहे तक लग गए कि यार ये आपने किया क्या है, इस किस्म के आपने एतराज़ात उठाए हुए हैं। एक आज़ाद उम्मीदवार के नाम पर 3 प्लॉट डाल दिए हुए थे, तो उसने कहा मुझे तो पता ही नहीं है कि ये प्लॉट कहाँ से आ गए। तो बाद में आरओ ने कहा कि मैंने गलती से आपके नाम के साथ डाल दिए। किसी के 5-5 पानी के बिल निकल आए हैं, वो कह रहा है यार मेरे तो 5 घर ही नहीं है, तो पानी के बिल कैसे मेरे नाम पर निकल आए हैं। और किसी के जनाब इस वजह से कि जिसके ऊपर FIR कटी हुई है इसलिए कागजात नामजद मैंने मुस्तरद किए हैं। हालांकि ये एक सिंपल सा लॉ है कि महज FIR कटे होने के ऊपर
आपके कागजात मुस्तरद नहीं किए जाते, तो कम से कम आरओज़ को इतना तो पता होना चाहिए। मैं तो कभी आरओ नहीं रही, इतनी बात तो मुझे भी पता थी, लेकिन उनको नहीं मालूम थी। तो इसमें जहाँ बदनीयती बहुत ज़्यादा शामिल है, बदनीयती तो थी ही कि भाई इनके कागजात मुस्तरद करने हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसमें नाअहली भी थी कि कम से कम आप एक बेईमानी कर रहे हैं तो इस तरीके से तो करें कि पकड़े ना जाएं। बेईमानी भी कर रहे हैं और पकड़े भी जा रहे हैं। मैडम, इमरान खान की सियासत और उनके तर्ज़े सियासत को कैसे ब्रीफ करेंगी आप? इमरान खान साहब की सियासत का मैं क्या इहाता करूं, कोई किताब भी लिख सकती हूँ पूरी उसके ऊपर, लेकिन अगर एक वर्ड में आप देखें तो वो देखिए बहुत एक नंबर 1 ये कि जारहाना रहते हैं, हमेशा एग्रेसिव उनका फाइटिंग स्पिरिट है उनकी, और दूसरी बात ये कि वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, वो किसी तौर पे भी किसी तरह भी अंडर प्रेशर नहीं आ रहे हैं। तो ये एक 2-3 एलिमेंट जो हैं वो उनकी पॉलिटिक्स में हमें बड़े वाजे नज़र आते हैं। जो एक एलिमेंट आप कह सकते हैं और जिससे मैं अब थोड़ा सा ज़्यादा मुतासिर हो रही हूँ, वो ये है, मुतासिर हो रही हूँ इन द सेंस कि यानी मेरे ऊपर अब रिवील हो रहा है कि जहाँ पर ये लोग सोचते हैं कि भाई ये हम कर लेंगे ना, तो खान साहब की सोच वहाँ से शुरू होती है बेसिकली। तो हर चीज़ की प्री प्लानिंग, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी उनके पहले से तैयार है। तो इसी वजह से वो अभी तक बड़ी कामयाबी से अपने नैरेटिव को लोगों में ले जाने में कामयाब हुए हैं। और हाँ, ये ज़रूर है कि उनकी सियासी गलतियाँ कुछ हो सकती हैं जिसकी वजह से उनकी पार्टी मुश्किल में है या वो खुद मुश्किल में है, लेकिन अगर आप ये कहें कि वो क्या गलतियाँ गैर आइनी थी, तो वो गैर आइनी नहीं थी। मिसाल के तौर पर अब बहुत सारे लोग आज तनकीद करते हैं कि जी इमरान खान साहब को जो है असम्बलियाँ नहीं तोड़नी चाहिए थी। ये हो सकता है, इस पे इख्तलाफ हो सकता है कि बिल्कुल नहीं तोड़नी चाहिए थी, अगर वो रहते तो शायद उनके ऊपर इतनी मुश्किलात ना होती, लेकिन क्या ये गैर आइनी फैसला था? गैर आइनी नहीं था। आइन के तहत ये अंदर मौजूद था कि असम्बलियाँ वक्त से पहले तोड़ी जा सकती हैं। अगर वो ये फैसला कर रहे हैं कि जी आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, तो ये डिमांड तो एक आइनी डिमांड थी। तो मेरा ये मानना है कि इमरान खान साहब ने जो भी उसमें फैसले लिए वो रूल जो थे यानी रूल्स ऑफ द बुक के मुताबिक ही लिए, लेकिन जिस तरीके से जो मुखालिफ हैं उनको हमने देखा है कि उन्होंने उनको टैकल करने में गैर आइनी हथकंडे भी आजमाए हैं, जैसे कि इलेक्शन का डिले होना, जैसे कि अभी बहुत सारे मामलात में हम देख रहे हैं कि लोगों को जिस तरीके से उठाया गया घरों से, जिस तरीके से अबडक्ट किया गया, मिसिंग पर्सन, ये सब चीज़ें हमारे आइन और कानून में कहाँ हैं, लेकिन हमें नज़र ये आ रहा है कि दूसरी तरफ से काफ़ी वायलेशन हुई है आइन और कानून की। मैडम, इमरान खान साहब को अदालतों से रिलीफ मिलता देख रही हैं? अदालतों से देखिए, मैं हमेशा एक बात कहा करती हूँ कि जहाँ सिस्टम में बहुत ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो आपको होपलेस कर रहे होते हैं, जो आपको डिसअपॉइंट कर रहे होते हैं, जो आपको सिर्फ डार्क शेड नज़र आ रहे होते हैं लाइफ के भी और सिस्टम के भी, वहीं पर उम्मीद की किरण भी कहीं ना कहीं रोशन होती है। तो जहाँ अगर आपको 90% ऐसे लोग मिलेंगे कि जो इमरान खान साहब का साथ छोड़ के जा रहे हैं, तो वहाँ 10% ऐसे भी हैं कि जो मुश्किलात के बावजूद उनके साथ डटे हुए भी हैं। इसी तरीके से मीडिया बहुत हद तक आपको, अगर 90% मीडिया मैनेज्ड नज़र आ रहा है, तो वहाँ पर 10% लोग आपको वो भी नज़र आ रहे हैं जो हक और सच की आवाज़ भी उठा रहे हैं। जहाँ आपको बहुत हद तक अदालतों में ऐसे जजेस नज़र आ रहे हैं जो बिल्कुल एक मुंतकमाना किस्म के फ़ैसले दे रहे हैं, तो वहीं आपको ऐसे भी जजेस नज़र आ रहे हैं जो इस तरह की सिचुएशन में भी प्रेशर ले रहे हैं और इंसाफ के ऊपर फ़ैसले करना चाहते हैं या आइन और कानून और अदालत के डेकोरम के मुताबिक बात करते हैं। तो इसलिए ये आप नहीं कह सकते कि बिल्कुल आप इसको वाइट वॉश कर दें कि जी नहीं बिल्कुल रिलीफ नहीं मिलेगा, या ये कह दें कि जी हाँ रिलीफ ही रिलीफ मिलेगा। इसमें आपको नज़र आएगा कि कहीं ना कहीं एक रे ऑफ होप भी है और कहीं ना कहीं आपको ये भी नज़र आएगा कि हमारा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड भी है। तो थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता भी रहेगा, लेकिन साथ साथ ये मामलात भी चलते रहेंगे। मैडम, मुस्लिम लीग नून ने टिकटों की तकसीम में बड़े रहनुमाओं को स्किप कर दिया, सरदार रियाज सादिक समेत, तो इसकी क्या वजूहात लगती हैं आपको? इसे कहीं पार्टी में जो है वो देखिए, PMLN जो है इस वक्त वो बहुत मुश्किल सिचुएशन में है। माजरत के साथ बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जी वो बड़े इस वक्त फेवरेट हैं, तो बड़ा कोई उनके लिए गुडी गुडी या सब कुछ, ऐसा नहीं है। पहली उनकी जो मुश्किल है वो ये है कि उन्हें ख़ुद अपनी जो मकबूलियत है उसकी बड़ी परेशानी लाहक है कि लोग उस तरह से, अवाम उनके साथ उस तरह से नहीं खड़ी हुई, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आवाम को अपने साथ करने के लिए उनके पास फ़िलहाल कोई बयानियाँ भी नहीं है और इस वजह से वो और परेशान है कि जाके आवाम में कहना क्या है। तीसरी जो उनको मुश्किल पड़ी हुई है वो ये कि बहुत सारे लोगों को एडजस्ट करना है। मिसाल के तौर पर हर हलके में उनका अपना एक पुराना कैंडिडेट भी है जो नज़रियाती कारकुन है, जो शुरू से साथ चल रहा है, और उसके साथ साथ वो लोग भी हैं जिनको वादे वईद करके PTI से तोड़कर या इलेक्टेबल्स को तोड़कर अपने साथ मिलाया गया था इमरान खान साहब के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। तो अब उनको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है।
तो उसके साथ फिर एक और मसला ये है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी उनके ऊपर बड़ी फरमाइशें आती हैं कि जनाब अब आप इस पार्टी के साथ, जो इस्तेकाम पार्टी है वो भी ज़ाहिर है जिस तरह से बनवाई गई है उनको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है, या परवेज़ खटक साहब हैं उनकी भी पार्टी है, या जो भी पार्टियां जो शुरू से ही इस्टेब्लिशमेंट के इशारे को देख कर सियासत करती हैं, जिसमें आप MQM भी देख सकते हैं, JUIF है, या मुख्तलिफ कौम परस्त जमातें हैं, तो ये सब भी इसका हिस्सा हैं। तो अब PMLN के ऊपर ये भी मसला है कि अपने भी घर के अंदर भी दो ग्रुप्स हैं एक तरह से, कि मरीम नवाज साहिबा की अपनी तरजीहात हैं, शहबाज शरीफ साहब की अपनी तरजीहात हैं, हमजा शहबाज की अपनी तरजीहात हैं। तो इतनी सारी चीज़ों को जब आपको एडजस्ट करना होता है तो ज़ाहिर है मुश्किल तो होती है। तो इस वक्त ये जो आप देख रहे हैं कि टिकट की तकसीम के ऊपर काफ़ी मसले मसाइल PMLN के अंदर चल रहे हैं, और अभी ये मज़ीद चलेंगे। अभी तो कुछ टिकटें तकसीम हुई हैं, अभी बहुत सारी और होनी है, और आप देखेंगे कि उसमें बहुत सारे लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। PMLN के सीनियर बहुत सारे लोग शायद कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े, क्योंकि जब आप किसी दूसरे को एडजस्ट करेंगे, फरमाइशी प्रोग्राम पूरे करेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं किसी का हक तो मारा जाएगा। सही बात है। मैडम, बिलावल भुट्टो पंजाब में काफ़ी मुतहरिक हैं, तो क्या लगता है पीपल्स पार्टी को दोबारा स्टैंड अप कर पाएंगे? इस वक्त तो पंजाब में पीपल्स पार्टी का कोई स्कोप नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आप देख सकते हैं कि पंजाब में तो उस तरह से उनकी कोई सरगर्मी का वो रिस्पांस भी नहीं है। तो पीपल्स पार्टी को पंजाब में तो बहरहाल रिवाइव होने के लिए भी बहुत ज़्यादा वक्त चाहिए और बड़ी मेहनत भी चाहिए। फ़िलहाल पंजाब में मैं उनका कोई स्कोप नहीं देख रही, लेकिन ओवरऑल फिर भी बिलावल काफ़ी मेहनत करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, और सिंध अभी भी मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक उनके लिए सेफ़ है। तो पीपल्स पार्टी अपनी गेम वाइजली खेल रही है, और मेरा ख्याल है कम अज़ कम भी अगर वो हासिल करेंगे तो जो उनके पास पहले था उतना उनको दोबारा भी मिल जाएगा। बिल्कुल। मैडम, सपोज नून लीग पंजाब में गवर्नमेंट बना भी लेती है, तो वज़ीर आला पंजाब किसको देख रही हैं आप? अब तो काफ़ी हद तक वाज़े हो गया है। आज भी मैं सीनियर मुख्तलिफ सहाफ़ियों की रिपोर्ट्स देख रही थी, जो काफ़ी हद तक ये तकरीबन ऐलान ही कर रहे थे कि वज़ीर आला की कैंडिडेट मरीम नवाज़ साहिबा के लिए ही ज़्यादा, अब इसमें आप कह सकते हैं कि फ़ेवरेट हैं वो, और उन्हीं के चांसेस ज़्यादा हैं कि उन्हीं को खड़ा किया जाएगा वज़ीर आला के तौर पर, अगर PMLN अक्सरियत लेने में कामयाब हो जाती है। मैडम, जाते जाते मैं ये जानना चाहूँगा कि इलेक्शन 2024 के बाद किस तरह की हुकूमत बनते देख रही हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि इस वक्त कुछ भी प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। बहुत सारे लोगों की तरह मैं भी बड़ा आसान जवाब दे सकती हूँ कि मुझे तो एक मखलूत किस्म की हुकूमत बनती नज़र आ रही है, लेकिन मैं एक अनदेखा फैक्टर है, मैं उसको इग्नोर नहीं कर सकती। वो अनदेखा फैक्टर है PTI का यूथ वोटर सपोर्टर, जो कि इस वक्त एक खामोश तरीके से ट्रम्प कार्ड हाथ में लिए बैठा है। और अगर 8 फरवरी को वो बड़ी तादाद में निकल आता है तो आपके सारे अंदाजे गलत साबित होने जा रहे हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ। अगर वो निकल आता है तो PTI को अभी बहुत सारे लोग, अभी आप बहुत सारे सीनियर सहाफ़ियों से पूछेंगे तो वो कहेंगे जी PMLN, पीपल्स पार्टी, JUIF, और जैसे ये PDM का पहले एक मिक्स मुरब्बा था, उसी तरह की शायद कोई हुकूमत दोबारा बनने जा रही है। लेकिन सॉरी टू से, मैं इलेक्शन डे से पहले ऐसी कोई चीज़ नहीं देख रही, क्योंकि मेरा ये अभी भी ख्याल है कि ये जो अनदेखा फैक्टर है ना, 2.5 करोड़ नया यंग वोटर जो है, ये है गेम चेंजर। तो ये उस दिन क्या प्ले करता है ये ज़रूरी। अगर तो ये यही सोचते हैं कि जनाब हम जीन्स पहन के बिस्तरों में गर्म बैठे रहें और सोशल मीडिया हाथ में पकड़कर पॉपकॉर्न्स खाते रहें और इलेक्शन एक्टिविटी देखते रहें, तो फिर तो बिल्कुल एक मखलूत हुकूमत बन सकती है। लेकिन अगर ये आपका वोटर सपोर्टर यंग जनरेशन PTI के साथ है जो 90%, ये निकल आई तो आपके सारे अंदाजे धरे के धरे रह जाए। मैडम, मौजूदा सियासी मंजरनामे में इलेक्शन हो भी जाता है तो आपको लगता है कि लोग नताइज कबूल करेंगे? इस पे डिपेंड करता है कि नताइज आते क्या हैं। देखिए, अगर आपका वोटर सपोर्टर, अगर आपका टर्न आउट जो है वो 70-80% होता है या 60-70% भी होता है, और उस 60-70% वोटर टर्न आउट में जब आप इलेक्शन डे पे बाहर निकलेंगे आपको पता लग जाएगा कि किस जमात के पोलिंग कैंप्स के ऊपर ज़्यादा रश था, किधर लोगों का रुझान था, कौन सा वोटर सपोर्टर ज़्यादा चार्ज नज़र आ रहा था। तो जब आपको ये पता चल जाएगा ना कि जो उस वक्त माहौल था उसके हिसाब से रिजल्ट आया है, तो फिर तो लोग यकीनी तौर पर उसको बाय एंड लार्ज एक्सेप्ट कर लेंगे। छोटी मोटी बातें तो हमेशा ही आती हैं, जी धांधली हुई हर कोई कहता है, लेकिन बाय एंड लार्ज उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। भले ये सारा प्रोसेस बड़ा कंट्रोवर्शियल भी रहा है, फिर भी कर लेंगे। लेकिन अगर आपका उस दिन माहौल कुछ और था
और आपने जो रिजल्ट दिया वो टोटली उसके जी। कुछ और था, मुसल्लत करने की कोशिश की, तो फिर इसको कोई नहीं एक्सेप्ट करने वाला, ये मैं आपको बता दूं। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आपके कीमती वक्त का। सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार समीना पाशा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल काम है। तो नाज़रीन, इसी के साथ ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, अपना